हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज टीचिंग एप्टीट्यूड में नेक्स्ट वीडियो करेंगे एजुकेशनल अप्रोचेस। कुछ एजुकेशनल अप्रोचेस हैं, अलग अलग अप्रोचेस हैं। ये 8 से 9 अप्रोचेस को हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मीन्स कि हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आना, और हमारे बिहेवियर में परमानेंट चीज़ किससे आता है? लर्निंग से आता है। वो हमने कल भी डिस्कस करा लर्निंग का, कि लर्निंग मीन्स अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे बिहेवियर में कितना चेंज आया। मीन्स बाय चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें कितना चेंज आया है, वो लर्निंग होती है। तो मान के चलो कि अज्यूम दैट लर्नर है वो कोई पैसिव लर्नर है। मतलब जो लर्नर है वो पैसिव है, कुछ काम नहीं कर रहा, वो जस्ट क्या कर रहा है, पर फिर भी हम उसको उसके अंदर नए बिहेवियर को लर्न करने के लिए, उसके अंदर नए बिहेवियर को सिखाने के लिए उसको उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। जैसे कि कोई लर्नर है और वो पैसिव है, वो कुछ एक्टिव नहीं है कोई नया बिहेवियर सीखने के लिए, बट हम उसको नया बिहेवियर सीखने करवाने के लिए नए बिहेवियर उसके नए बिहेवियर को नए बिहेवियर को अडॉप्ट करवाने के लिए हम उसकी कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनड मतलब क्या होता है? उसकी आदत डलवाते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी बच्चे की या किसी के भी कोई नया बिहेवियर नए बिहेवियर की आदत डलवानी, जैसे कि अगर हमें किसी बच्चे को आदत डलवानी है कि वो राइट हैंड से लिखे, तो हमें उसकी कंडीशनिंग करवानी पड़ेगी, उसकी आदत डलवानी पड़ेगी। अगर हमें वो राइट हैंड से लिखने वाला बिहेवियर उसको अडॉप्ट कराना है तो हमें उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, उसकी आदत डलवानी पड़ेगी। अगर लर्नर कोई पैसिव ऑर्गेनिज्म है, मीन्स लर्नर खुद से कुछ एक्टिव नहीं, खुद से वो नहीं कर रहा है, तो हमें जो खुद से ही आदत डलवानी पड़ेगी उसको नया बिहेवियर सिखाने के लिए। तो ओवरऑल बिहेवियरिज्म एक एजुकेशनल अप्रोच हुई। मीन्स अगर हमें एजुकेशन में भी कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पर लर्नर स्टूडेंट पैसिव है, तो हमें खुद से ही ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जिससे उसकी आदत डले कि वो नए बिहेवियर को अडॉप्ट करे, नई चीज़ों को सीखने के लिए एक्टिव हो। तो बिहेवियरिज्म मीन्स कि लर्निंग मीन्स जो एक्चुअल परमानेंट चेंज आता है, बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है, तो उसको परमानेंट चेंज लेके आने के लिए हम लर्नर की आदत डलवाते हैं। अब आदत कैसे डलेगी हम आगे देखेंगे। बिहेवियरिज्म में जो E.L. थॉर्नडाइक है, उन्होंने 2 लॉ बताए हैं। 2 लॉ बताए हैं उन्होंने। एक लॉ होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। देखो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, हमें नाम से पता चल रहा है कि एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस, हम अभ्यास, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, हम उसको करते जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही डू प्रैक्टिस, मीन्स जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उस चीज़ को, उतना ही हम परफेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है वो किसी भी मैन को परफेक्ट बनाता है। अगर हमने कोई नई चीज़ सीखी, अगर हमने कोई नया फार्मूला सीखा और हम उस फार्मूले को कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस फार्मूले पर कंटिन्यू अपना एक्सरसाइज उसकी करते जा रहे हैं, उसका अभ्यास करते जा रहे हैं, तो उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस है वो हमें करती रहनी चाहिए। मतलब कि एक आदत डलवानी हो गई कि जैसे अगर हमने कुछ उसे नई चीज़ सिखाई तो हम उससे उसके प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो वो चीज़ अपने आप परफेक्ट हो जाएगी, अपने आप उसके बिहेवियर में आ जाएगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस करवाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, करवाते रहो। जो भी नई चीज़ हमने सीखी है, कोई नया बिहेवियर, कोई नई स्किल, कोई कुकिंग सीख रहा है मान के चलो, तो कुकिंग की प्रैक्टिस करते रहेगा अगर, तो वो चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा। वैसे ही कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं तो उसकी लर्निंग कुछ हम करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगी। कोई भी रिस्पॉन्स को हम रिपीट करते हैं, अगर मतलब करते रहते हैं, तो वो क्या करता है, रिपीट करने से स्ट्रेंथ हो जाती है, मतलब मजबूत हो जाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का बॉन्ड। कि अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छा बार बार रिपीट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अपने आप वो चीज़ मजबूत हो जाएगी, अपने आप वो परफेक्ट हो जाएगी, अपने आप जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाएगा। तो इसी वजह से एक लॉ यही है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसका मेन मकसद है कि प्रैक्टिस करवाना, प्रैक्टिस करना, ताकि उसमें परफेक्शन आए, उसमें और फिनिशिंग आए। तो वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स प्रभाव। तो देखो लॉ ऑफ इफेक्ट में 2 प्रिंसिपल आते हैं। एक तो आता है प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट एंड सेकेंड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट। तो
तो प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट दैट मीन मोटिवेशन, कि हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को और लर्नर्स को मोटिवेट करते हैं। तो रेनफोर्समेंट क्या करता है, मोटिवेट करता है। जैसे कि किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो हमने उसको कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए उसको कोई चॉकलेट दे दी, तो अगर उसको ये पता चल गया कि मैंने कुछ ना कुछ अच्छा काम ही किया होगा, इसी वजह से मुझे चॉकलेट मिली है, तो हमने उसको मोटिवेट किया, उसको रेनफोर्स किया कि वो काम दोबारा करे, जिससे क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होगा। मीन्स उसका जो बिहेवियर है वो मजबूत होगा, वो सेम काम वापस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये काम अच्छा है और मुझे इसको करने से कुछ ना कुछ मिलेगा। मीन्स उससे क्या, वो मोटिवेट होगा उस काम को करने के लिए। एंड सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स कि जो बिहेवियर है वो हमारा डिक्रीज़ होगा। अगर किसी बच्चे ने कोई सामान चुरा लिया, तो उससे क्या होगा, टीचर उसको पनिशमेंट देगा तो बच्चे को ये पता चलेगा कि मैंने काम गलत किया, जिस वजह से मुझे पनिशमेंट मिली है। मीन्स मुझे काम फ्यूचर में नहीं करना। तो दो है लॉ ऑफ इफेक्ट, मीन्स बच्चे पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसको रेनफोर्समेंट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा, उसका बिहेवियर वो मजबूत होगा, वो सेम काम वापस करेगा क्योंकि उसको पता है अच्छा काम था। और लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स अगर उसको पनिशमेंट मिलेगी तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा कि वो बिहेवियर वापस रिपीट नहीं करेगा, उस बिहेवियर को आगे यूज़ नहीं करेगा, फ्यूचर में कभी भी चोरी नहीं करेगा। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो किसने दी है, E.L. थॉर्नडाइक। हमें नाम भी पता होना चाहिए कि E.L. थॉर्नडाइक ने दिए और कौन से दो लॉ दिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। और किसके अंदर आते हैं, बिहेवियरिज्म के अंदर आते हैं। सेकेंड अप्रोच है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मीन्स जहाँ पर क्या है कि होल इज, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के हमने बारे में पहले भी पढ़ा था, मैक्सिम में पढ़ा था हमने फ्रॉम होल टू पार्ट, जिसमें हम देखा था कि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ होल के रूप में देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स देखते हैं। तो वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ही थी। सेम अब वो अप्रोच है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का अप्रोच है, जिसमें वो बोलती है कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। मीन्स अगर हम सभी पार्ट्स का सम कर दें तब भी होल बड़ा ही रहेगा। मतलब कि अगर होल 10 है और हम उसके पार्ट्स को प्लस कर रहे हैं 1 + 1 + 2 प्लस, फिर भी जो होल है वो बड़ा रहेगा सम ऑफ इट्स पार्ट्स से, उसके पार्ट्स के सम से बड़ा रहेगा। क्योंकि उसका रीज़न है कि सबसे पहले हम उस चीज़ को एज ए होल देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ट्री है हमारे सामने, तो सबसे पहले हम उस ट्री को पूरा देखेंगे, उसके बाद उसके ब्रांचेस देखेंगे, उसके बाद उसके लीव्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले एक पत्ता देखेंगे, एक लीफ देखेंगे, उसके बाद फिर ब्रांचेस, फिर ट्री। सबसे पहले हम एक चीज़ को होल के रूप में देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ को होल के रूप में देखते हैं, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट को देखते हैं। हम कभी भी पार्ट से शुरू नहीं करते, हमेशा होल से शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई चैप्टर रीड करना है, सबसे पहले हम उसकी एक समरी, एक ओवरव्यू रीड करेंगे, मतलब ऐसे होल चेक करेंगे उस चैप्टर को, और उसके बाद उसको डिटेल में रीड करते हैं। तो एज ए होल मीन सबसे पहले उसको कंप्लीट एज ए होल डिस्कस करना, एज ए होल व्यू करना, उसके बाद उसके पार्ट्स को देखना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे जो ओवरव्यू है टॉपिक का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू ऑफ टॉपिक, समरी ऑफ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमने टॉपिक का ओवरव्यू या समरी नहीं प्रोवाइड की या नहीं बताई, तो वो उसके जो पार्ट्स को डिस्कस करना, उस चैप्टर डिटेल में डिस्कस करना भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट स्टोरी डिस्कस करने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका समरी क्या है, उसका मोरल क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, ताकि वो टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छे से माइंड में रिटेन रहे, याद रहे। इसी वजह से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलती है कि होल ज़्यादा, मतलब होल का जो है वो हमेशा बड़ा ही होगा उसके पार्ट के सम से, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सबसे पहले होल देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स को देखते हैं। तो ये सेकंड अप्रोच है हमारी एजुकेशनल अप्रोच के अंदर, सेकंड अप्रोच है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये अप्रोचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमटीए के पेपर के अकॉर्डिंग। थर्ड अप्रोच है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मीन्स जो नेचर को अब सेंटर में रखेगी, जिसके अकॉर्डिंग नेचर ही सब कुछ। जैसे बिहेवियरिज्म थी, तो बिहेवियरिज्म में सब कुछ बिहेवियर ही था, मतलब बिहेवियर को स्ट्रेंथ करना, बिहेवियर को डिक्रीज़ करना, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेके आना,
मतलब ओवरऑल क्या है, बिहेवियर के आसपास ही हमारी स्टोरी घूम रही है कि हम बिहेवियर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कि एक्सरसाइज ज़्यादा करें, प्रैक्टिस करें, मोटिवेट करें, डिक्रीज कैसे करेंगे कि हम पनिशमेंट दें ताकि वो रिपीट ना हो बिहेवियर। तो सब कुछ बिहेवियर के आसपास घूम रहा था। वैसे जैसे हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, उसमें सब कुछ होल के आसपास घूम रहा है कि होल सबसे बड़ा है। को वो जो सबसे पहले होल के में व्यू करते हैं हम, उसकी समरी देखते हैं सबसे पहले ताकि उसका एक क्रक्स पता चले। वैसे थर्ड अप्रोच है बट नेचुरलिज्म, जिसमें सब कुछ आसपास नेचर के आसपास घूम रहा है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, नेचर, कि नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी, कि नेचर ही सब कुछ है, मतलब नेचर ही रियलिटी है, नेचर ही हमें सारी नॉलेज देती है। जो सेंसेस हैं वो गेट है नॉलेज के, मतलब कि सेंसेस से हमें नॉलेज मिलती है, बट सोर्स क्या है नॉलेज का, नेचर। मतलब हमें जो स्रोत क्या है नॉलेज का, वो नेचर है। नॉलेज नेचर हमें प्रोवाइड करेगा नॉलेज, पर हमें नॉलेज मिलेगी किससे, सेंसेस से। क्योंकि देखो नेचर हमें नॉलेज दे रहा है, बट जब तक हमारे पास सेंसेस नहीं होंगे, मतलब कि नेचर तो होगा कि सिर्फ वो गेट के बाहर खड़ा है, बट जब तक गेट नहीं खुलेंगे, जब तक सेंसेस नहीं होंगे, जब तक वो नहीं ओपन होगा, गेट तो ओपन नहीं होगा, तब तक हमें वो नॉलेज कैसे मिलेगी। तो सेंसेस गेट है, क्योंकि सेंसेस मीन्स हमारे ईयर, आइज़, टंग, स्किन। जब तक हम ईयर से कुछ नहीं सुनेंगे नेचर का, आई से नहीं देखेंगे, तब तक हमें वो नॉलेज नहीं मिलेगी। तो सेंसेस तो गेट हो गए नॉलेज का, बट मेन सोर्स क्या है नॉलेज का, नेचर। नेचर से ही हमें सारी नॉलेज मिलती है। और जो माइंड है वो सबॉर्डिनेट है नेचर का, मतलब कि जो नेचर के अंदर ही, नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करता है हमारा माइंड। तो नेचुरलिज्म मीन्स सिंपल सी बात कि नेचर के आसपास सारी बात होंगी, नेचर सब कुछ है वहाँ पर, नेचर ही सारे नॉलेज का सोर्स है। नेचर के अकॉर्डिंग हमारा माइंड वर्क करता है, नेचर के अकॉर्डिंग हमारे सेंसेस वर्क करते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के थ्रू ही हमें नॉलेज मिलती है। तो सिंपल सा बात है नेचुरलिज्म में। आज हमने 3 अप्रोच डिस्कस किए हैं, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड नेचुरलिज्म। तीनों अप्रोच आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका ही है। ये टोटल 8 से 9 अप्रोचेज है, जिसको हम 2 से 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी अप्रोचेस। अगर एक में डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी हमारी ये वीडियो और देखने में बोरिंग हो जाएगी। तो हम 2 से 3 दिन करके डिस्कस करेंगे ताकि वो बोरिंग भी ना लगे और हमें टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कुछ डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका ही है। और मेल आईडी भी गिवन है, अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड जितने भी वीडियो डिस्कस किए हैं हमने, उसकी प्लेलिस्ट बनाई टीचिंग एप्टीट्यूड के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं जितनी भी अपलोडेड वीडियो है, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं।